गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं राहुल सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कॉम्पिटिशन विद आर्य सर में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी सौरमंडल में पृथ्वी। इसके अंदर मैं आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 6 पूरी कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है सौरमंडल में पृथ्वी। तो चैप्टर की शुरुआत होती है पूर्णिमा से। पूर्णिमा किसे कहते हैं? पूर्णिमा यह पूरे चंद्रमा की रात होती है। इस दिन महीने में हम लगभग एक बार पूरे चंद्रमा को देख सकते हैं और इसे ही पूर्णिमा कहते हैं। तो समझ में आया पूर्णिमा किसे कहते हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा अमावस्या। तो अमावस्या किसे कहते हैं? अमावस्या पूर्णिमा के 15 दिन बाद आती है। ये नए चंद्रमा की रात होती है। इसके बाद है हमारा खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? खगोलीय पिंड आसमान में चमकती हुई सभी वस्तुएं जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि, इन सभी को खगोलीय पिंड कहते हैं। तो हमें जो भी रात में आसमान में चमकती हुई वस्तुएं दिखाई देती हैं उन सभी को खगोलीय पिंड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा तारा। तो तारा किसे कहते हैं? तारा एक खगोलीय पिंड है। ये बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है और ये ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। तो तारा किसे कहते हैं? ये खगोलीय पिंड होते हैं। ये बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं और ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा भी होती है। ये ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। जैसे ये ग्रह वगैरह है ना, ये इन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सूर्य भी एक तारा है और मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताऊं, हमारा जो तारा है सूर्य ये बाकी तारों के मुकाबले वो ठंडा है। इससे तो और तारे जो हमें ये जो वाइट कलर के तारे होते हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं सूर्य से। सूर्य को येलो स्टार भी कहते हैं। तो समझ में आया तारा किसे कहते हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? तो नक्षत्र मंडल विभिन्न तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृति होती है। मतलब आसमान में हमें जो ये तारों की विभिन्न आकृतियाँ दिखाई देती हैं जैसे सप्तऋषि मंडल वगैरह, इन्हीं को नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये आसमान में एक ऐसा नक्षत्र मंडल है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल क्या है? यह 7 तारों का एक समूह है। ये अर्सा मेजर का ही भाग है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। अर्सा मेजर या बिग बियर ये सप्तऋषि मंडल उसी का एक भाग है। ये आप लोगों को मैं पिक्चर में दिखाऊं तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पर ये देखिए, ये आप लोग ये देख सकते हैं। इसी को सप्तऋषि मंडल कहते हैं। ये 7 तारों का एक समूह है और ये अर्सा मेजर या बिग बियर का ही भाग है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा किसे कहते हैं? ये ध्रुव तारा है गाइस, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर ये ध्रुव तारा, ये तारा है। तो ध्रुव तारा किसे कहते हैं? ध्रुव तारा उत्तरी तारा है। ये उत्तर दिशा में रहता है और ये हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। आप लोगों को आसमान में ध्रुव तारा आसानी से नजर आ जाएगा। ये मैं आप लोगों को पिक्चर में दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप लोग। ये इधर ये इसको ध्रुव तारा कहते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। ये बाकी तारों के मुकाबले में बड़ा भी होता है और ये हमेशा एक ही स्थान पर और उत्तर दिशा में रहता है। और अगर हम सप्तऋषि मंडल के ये जो तारे हैं ना, ये संकेतिक तारे, इनको एक रेखा में से मिलाएं और ये इस रेखा को आगे बढ़ाएं ना, तो ये सप्तऋषि यानी ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। यानी इसके बाद नेक्स्ट है हमारा ग्रह। तो ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह इनके पास अपना एवं प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया ये सूर्य यानी एक तारे से प्रकाशित होते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं और पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो आपके समझ में आया ग्रह किसे कहते हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारी सूर्य के दूरी के हिसाब से ये ग्रह हैं। हमारे 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। और 9वां ग्रह था प्लूटो। प्लूटो मतलब कि ग्रह होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। तो प्लूटो वो शर्तें पूरी नहीं कर सका तो उसे बौना ग्रह कह दिया गया।
तो वर्तमान में हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। पहला ग्रह है बुध, ये सूर्य से दूरी के हिसाब से हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताऊं तो पहला ग्रह है हमारा बुध ग्रह, इसके बाद आता है शुक्र, इसके बाद आता है पृथ्वी, चौथा है मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस और आठवां नेपच्यून। ये सबसे दूर है तो इसको सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह बुध ग्रह नहीं है, ये सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये एक सारणी दी हुई है, इसके अंदर ग्रहों तथा उनके परिक्रमण तथा घूर्णन के बारे में बताया गया है। तो हमारा पहला ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? तो ये होता है 88 दिन। और इसका घूर्णन कितना होता है? परिक्रमण यानी ये सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो ये लगाता है 88 दिन में। और इसका घूर्णन कितना है? इसका घूर्णन है 59 दिन। और इसको रोमन गॉड ऑफ स्पीड भी कहते हैं, ये इसका इंग्लिश नाम है, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं रोमन गॉड ऑफ स्पीड। इसके बाद दूसरा ग्रह हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह परिक्रमण यानी शुक्र ग्रह का परिक्रमण है 256 दिन। ये 256 दिन में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। और इसका घूर्णन है 243 दिन। ये लगभग दोनों परिक्रमण और घूर्णन इसके बराबर हैं। और इसको रोमन गॉड ऑफ लव भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी। तो पृथ्वी का परिक्रमण कितना है? तो पृथ्वी का परिक्रमण है 365 दिन। 365 दिन में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है। ये इसकी एक्यूरेट डेट है 365 से 1/4 दिन। वो जो 1/4 दिन है वो 4 साल में गिनकर एक दिन बन जाता है और उसको हम फरवरी के महीने में जोड़ देते हैं। और इसका घूर्णन है 1 दिन यानी 24 घंटे। ये पूरे 24 घंटे नहीं है, लेकिन हम अप्रोक्स मान लेते हैं ये 24 घंटे ही होता है। और इसके चंद्रमा की संख्या है 1, यानी पृथ्वी का एक उपग्रह भी है जिसे चंद्रमा कहते हैं। तो ये थी हमारी पृथ्वी। इसके बाद नेक्स्ट आता है मंगल ग्रह का परिक्रमण काल 687 दिन है, यानी ये सूर्य के चारों ओर चक्कर 687 दिन में पूरा करता है और अपनी अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में पूरा करता है। इसके चंद्रमा की संख्या 2 है। इसका घूर्णन पृथ्वी के समान ही है, परंतु इसके चंद्रमा की संख्या 2 है। इसके बाद पांचवा ग्रह हमारा बृहस्पति। बृहस्पति का परिक्रमण काल 12 साल है। ये 11 साल 11 महीने कुछ है, तो इसको हम अप्रोक्स 12 साल मान लेते हैं। आपकी NCERT में भी यही दिया हुआ है, तो हम 12 साल ही मान लेते हैं। और इसका घूर्णन है, यानी ये अपनी अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। इसके बाद छठा ग्रह हमारा शनि। तो शनि का परिक्रमण काल कितना है? तो ये है 29 साल 5 महीने। और इसका घूर्णन यानी अपनी अक्ष पर घूर्णन कितने दिन में पूरा करता है? तो ये 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। और इसके चंद्रमा की संख्या 53 है, यानी इसके उपग्रह 53 है। शनि के बाद आता है यूरेनस। तो यूरेनस का परिक्रमण काल कितना है? तो इसका परिक्रमण काल है 84 साल। जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है, इनका परिक्रमण काल भी बढ़ता जाता है। और इसका अपनी अक्ष पर घूर्णन कितने समय में पूरा करता है? तो ये करता है 17 घंटे 14 मिनट। और इसके चंद्रमा की संख्या कितनी है? इसकी संख्या है 27। तो ये जो शनि और यूरेनस है, इन दोनों के उपग्रह यानी चंद्रमा की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। शनि की है 53 और यूरेनस की है 27। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून। इसका परिक्रमण काल कितना है? ये सूर्य से सबसे दूर है, तो इसका परिक्रमण काल भी सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका परिक्रमण काल कितना है? ये है 164 साल। और ये अपनी अक्ष पर घूर्णन कितने समय में पूरा करता है? तो ये करता है 16 घंटे 7 मिनट। तो ये थे हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रह थे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारे कुछ नोट पॉइंट हैं, तो वो भी देख लेते हैं। तो नोट पॉइंट क्या है हमारा? पहला, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन चारों को आंतरिक ग्रह कहते हैं और ये चट्टानों से बने हुए हैं। मतलब ये 4 जो ग्रह हैं हमारे, ये चट्टानों से बने हुए हैं और इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। दूसरा हमारा नोट पॉइंट है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इन चारों को बाह्य ग्रह कहते हैं और ये गैसों से बने हैं।
तो ये जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है ये चट्टानों से बने हैं और इनको आंतरिक ग्रह कहते हैं। और ये बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून जो 4 ग्रह हैं ये गैसों से बने हैं और इनको बाह्य ग्रह कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बृहस्पति शनि यूरेनस। इनके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं और ये छल्ले किस चीज़ के बने होते हैं? ये छल्ले छोटे छोटे पिंडों से बनी आकृति यानी पट्टियां हैं। ये मतलब कि बृहस्पति शनि यूरेनस के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। मैं आप लोगों को इमेज में दिखाऊं तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा शनि ग्रह है, इसके चारों ओर ऐसे छल्ले पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां होती है जो शनि के चारों ओर पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूरेनस। यूरेनस को रोलिंग प्लैनेट भी कहते हैं। रोलिंग प्लैनेट क्यों कहते हैं? रोलिंग प्लैनेट का मतलब कि इसकी जो घूर्णन यानी ये सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमण करता है, ये रोलिंग यानी ऐसे लुढ़कते हुए अपना परिक्रमण पूरा करता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये आप लोग देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी में एक इमेज दी हुई है। ये सूर्य से दूरी के हिसाब से हमारे 8 ग्रह हैं। ये मैंने आप लोगों को अभी इनकी लिस्ट बता दी, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये इमेज देख लीजिए। ये सूर्य से सबसे पहला ग्रह है बुध, इसके बाद शुक्र, ये सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह बुध नहीं है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। इसके बाद तीसरा ग्रह है पृथ्वी, चौथा है मंगल, और मंगल और बृहस्पति के बीच में ये क्षुद्र ग्रह पट्टी, ये क्षुद्र ग्रह होते हैं। ये छोटे छोटे पिंड होते हैं जो ग्रहों से अलग हुए होते हैं, इन्हीं को क्षुद्र ग्रह कहते हैं और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा शनि और इसके बाद यूरेनस। शनि के देख सकते हैं आप लोग चारों ओर छल्ले हैं और इसके बाद सबसे लास्ट आता है हमारा नेपच्यून। तो इसके बाद एक नोट पॉइंट देख लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये नोट पॉइंट क्या है? पुरानी रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग ये तो ऐसे ही है, ये यहाँ तक कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ थी, यानी सूर्य यानी सौरमंडल। पुरानी रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था और सौर का अर्थ है सूर्य से संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट है सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये प्रकाश तथा ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी ये जो सौरमंडल के सभी 8 ग्रह हैं इनके लिए प्रकाश तथा ऊष्मा का एकमात्र स्रोत क्या है? तो वो है सूर्य। ये पृथ्वी के केंद्र में स्थित है और ये पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये बहुत ज़्यादा दूरी होती है, लेकिन बाकी तारों के मुकाबले सूर्य हमसे नज़दीक है और यही हमारे लिए प्रकाश तथा ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, सूर्य को येलो स्टार भी कहा जाता है क्योंकि ये बाकी जो ये वाइट कलर के स्टार होते हैं इनके मुकाबले में ठंडा है और ये पीले कलर का है, इसलिए इसको येलो स्टार भी कहते हैं। और ये 2 नोट पॉइंट हैं। सूर्य बुध सूर्य से सबसे नज़दीक है तथा नेपच्यून सूर्य से सबसे दूर है। जैसा कि आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये यहाँ पर बुध ग्रह है, ये सूर्य के सबसे नज़दीक तथा सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा शुक्र। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, बुध नहीं है। और शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका लगभग ये आकार पृथ्वी के समान ही है। इसके बाद नेक्स्ट है खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट भी एक खगोल शास्त्री थे जिन्होंने बताया था सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित प्रकाश के कारण चमकते हैं। परावर्तित प्रकाश किसका? ये है सूर्य का। तो सभी ग्रह तथा चंद्रमा सूर्य के परावर्तित प्रकाश के कारण चमकते हैं, ये आर्यभट्ट जी ने हमें बताया था। इसके बाद हमारे 2 नोट पॉइंट और हैं। मैंने ये जो आपकी एनसीईआरटी में सभी नोट पॉइंट दिए हुए हैं इनकी कटिंग लेके यहाँ पर इस पीपीटी में लगाया है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको देख लीजिए। तो ये हमारे नोट पॉइंट क्या है? तो इसमें है जियो। जियो के अंदर हम लोग अगर लॉजी जोड़ते हैं तो ये बनता है जियोलॉजी, और जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन। और अगर जियो में हम लोग मेट्री जोड़ देते हैं तो ये बनता है जियोमेट्री। जियोमेट्री का क्या अर्थ होता है? जियोमेट्री का अर्थ होता है पृथ्वी का मापन।
और तीसरा है जियो प्लस ओइड। अगर तो ये जियोइड बनता है। जियोइड से क्या मतलब है? जियोइड हमारी पृथ्वी का आकार है, तो इसका अर्थ है पृथ्वी के आकार के अनुरूप, यानी पृथ्वी का आकार जियोइड यानी भूआब है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो ये हमारे 2 नोट पॉइंट थे, ये आप लोगों को समझ आए? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट कहते हैं। रेड प्लेनेट क्यों? क्योंकि ये लाल रंग का दिखाई देता है हमें, इसलिए इसको रेड प्लेनेट कहते हैं, यानी लाल ग्रह कहते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी के व्यास के 1/4 यानी इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर। ये वैसे तो बहुत ज़्यादा दूरी होती है, लेकिन ये अन्य खगोलीय पिंडों के मुकाबले हमसे बहुत नज़दीक है, इसलिए हम लोग इसको सबसे नज़दीक का खगोलीय पिंड कहते हैं। और ये हमारा उपग्रह है, इसका व्यास पृथ्वी का 1/4 होता है और ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में लगाता है और ये अपनी अक्ष पर घूर्णन भी उतने ही लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एक नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट क्या है? पूर्णिमा के दिन हम चंद्रमा के पर्वत, मैदान तथा गड्ढों को देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, चंद्रमा एकदम ये प्लेन सतह नहीं है, इसके ऊपर पर्वत भी हैं, मैदान भी है तथा गड्ढे भी हैं। और हम पूर्णिमा यानी ये जो पूरे चंद्रमा की रात होती है, इस दिन हम इनकी छाया को चंद्रमा पर देख सकते हैं। इसके बाद एक नोट पॉइंट है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले व्यक्ति थे, इन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। पहले भारतीय कौन थे? तो मैंने ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैं आप लोगों के लिए ये यहाँ पर लिख कर लाया हूँ, तो ये देख लीजिए। पहले भारतीय राकेश शर्मा जो पंजाब के रहने वाले थे, इन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। तो आपको समझ में आया चंद्रमा किसे कहते हैं, और ये इसके साथ में 2-3 नोट पॉइंट थे, ये भी समझ में आए। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे पिंड होते हैं, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये ग्रहों के ही भाग हैं जो विस्फोट से अलग हुए थे। ये मंगल ग्रह एवं बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को उस पिक्चर में दिखाया, तो मैं आप लोगों को दोबारा दिखाऊं, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्षुद्र ग्रह इन्हें कहते हैं। और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में ऐसे पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। ये हमारा मंगल है, ये बृहस्पति और ये क्षुद्र ग्रह पट्टी, ये सभी क्षुद्र ग्रह हैं जो एक पट्टी के रूप में पाए जाते हैं। तो समझ में आया क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? ये ग्रहों के ही भाग हैं जो विस्फोट से अलग हुए थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा उल्कापिंड। उल्कापिंड किसे कहते हैं? उल्कापिंड सूर्य का चक्कर लगाने वाले पत्थर के टुकड़े, ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। कभी कभी इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने जैसी हो जाती है और ये अत्यधिक गर्म होने से कभी पृथ्वी की सतह पर गड्ढे बना देते हैं। और इन गड्ढों से क्या होता है, इनसे प्राकृतिक स्रोत जैसे झीलों का निर्माण हो जाता है। इन्हें उल्कापिंड कहते हैं। तो समझ में आया उल्कापिंड किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा एक नोट पॉइंट है, इधर देख लेते हैं। उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर उसी प्रकार लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उपग्रह किसे कहते हैं? जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे ही उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? मानव निर्मित उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह किसे कहते हैं? ये कृत्रिम पिंड है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। तो मानव निर्मित उपग्रह हैं, ये
पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं और इसी से सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी जो हम ये फ़ोन वगैरह का यूज़ करते हैं इसमें काम आता है। तो समझ में आया मानव निर्मित उपग्रह किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इसके बाद आता है आकाशगंगा। आकाशगंगा किसे कहते हैं। आसमान में बड़ी सफ़ेद पट्टी के समान ये होते हैं। जैसे आप लोग आसमान में देखेंगे तो ये आसमान में आप लोगों को एक बड़ी सी सफ़ेद पट्टी के रूप में दिखाई देंगे। आकाशगंगा होता क्या है। तो आकाशगंगा लाखों तारों, धूल और गैसों के कणों द्वारा बादलों का समूह होता है। और पुरानी कहानियों में आकाशगंगा को आसमान में बहती हुई दूध की नदी के समान भी बताया गया है। और ऐसी ही एक आकाशगंगा है गाइस, मिल्की वे आकाशगंगा, जो हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का ही भाग है। तो समझ में आया आकाशगंगा किसे कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्रह्मांड लास्ट में हम ये तो वैसे सबसे पहले देखने की बात थी, चलिए पर लास्ट में देख लेते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं। ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगा का समूह है, यानी ये जो आकाशगंगाएं होती हैं इन ऐसी लाखों आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड बनता है। सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का ही भाग है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। पृथ्वी भी मिल्की वे आकाशगंगा का ही भाग है, क्योंकि पृथ्वी सौरमंडल का भाग है और सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का ही भाग है। और ऐसी लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को वहाँ पर बताया था, उस लिस्ट में मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, यानी 2 चंद्रमा है। और इनका नाम क्या है। एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। और ये यहाँ पर आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं, पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा का ही भाग है। और ऐसी लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। ज्वाइन टेलीग्राम फॉर नोट्स, PDF एंड अदर इम्पोर्टेंट अपडेट्स। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है क्रैक कॉम्बिनेशन विद आर्य सर। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।